अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। अच्छा, सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, हमने बायोलॉजी की एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था तो मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास बायोलॉजी क्या है, वो है स्टडी ऑफ लाइफ। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी की मेजर टाइप्स क्या है, तो वो है मेजर ब्रांचेस क्या है। तो हमारे पास थी बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते थे, जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते थे और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते थे। इसके अलावा सब ब्रांचेस जो हमारे पास है, जैसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सबसे पहले उसमें है कि सबसे पहले हमारे पास है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन मार्क कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस को। मार्क हमारे पास है फिजिकल अपीयरेंस, जो सामने से देखता है, जो जिस तरह उसका लुक है उसे हम मार्क कहते हैं। और जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि मार्क तो इसे कहते हैं, कल मैंने कहा था कि लॉजी किसे कहते हैं, स्टडी को कहते हैं। तो मार्फोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि हाउ वो दिखता है फिजिकली, कि वो सामने से किस तरह दिखता है, उसका लुक किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑर्गेनिज्म को देख ले कि ये इसकी कान है, इसकी आंख है, ये मुंह है, चेहरा है, फेस है, हेयर है, ये हाथ है या पैर है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है। जिस जिस तरह हम उसे देखें और जो आइडिया में हमारे जहन में आए, तो इसे हम फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं। तो इस तरह हम इसकी डिफिनेशन इस तरह लिख लेंगे कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द स्टडी the study of physical appearance of an organism. The study of physical appearance of an organism is known as morphology. फॉर एग्जाम्पल यही हम स्टडी करते हैं फिजिकली, कि हाँ मैंने एक ऑर्गेनिज्म देखा, उसके दो आंखें थे, उसकी सींग थी, उसके पैर थे और उसके इस तरह के की मुंह थी। ये जो फिजिकली हमें देखता है तो उसे हम मार्फोलॉजी कहते हैं, कि ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इसके बाद दूसरा ब्रांच, जो ये पहला नंबर हुआ, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सब ब्रांच है वो है एनाटॉमी। अच्छा, ये एनाटॉमी मार्फोलॉजी से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंस है। एनाटॉमी हम कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, यानी ये तो जो मार्फोलॉजी थी, ये तो हम ऊपर से ऑर्गेनिज्म को देखते थे, लेकिन एनाटॉमी ये है कि एनाटॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म को खोलेंगे और ऑर्गेनिज्म के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसे स्टडी करेंगे। कि ये जब हम ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करते हैं तो उसकी हम स्टमक स्टडी कर सकते हैं, उसके इंटेस्टाइन स्टडी कर सकते हैं, लिवर स्टडी कर सकते हैं, एसोफेगस स्टडी कर सकते हैं, या अदर किडनी स्टडी कर सकते हैं, या अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो इंटरनली है वो हम स्टडी करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे? इसकी डिफिनेशन इस तरह होगी कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर of an organism। ऑर्गेनिज्म की वो स्टडी, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी हिस्सों को स्टडी करते हैं, अंदरूनी अज़ा को हम स्टडी कर सकते हैं, तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। अब ये जरा आप देख लें हिस्टोलॉजी को। हिस्टोलॉजी मीन हिस हम कहते हैं टिश्यू को। टिश्यू, अगर हम वो चेन स्टडी कर ले कि ये सेल जब इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो ये वही टिश्यूज है। तो इस हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। प्लांट्स की टिश्यू की भी हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए कि ये तो बायोलॉजी की ब्रांच है ना, तो इसमें बॉटनी भी आती है, जोलॉजी भी आती है। तो हम इसमें प्लांट्स के टिश्यू की
जब हम स्टडी करते हैं तो उसे भी हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, और अगर एनिमल्स की टिश्यूज की हम स्टडी करते हैं तो उसे भी हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ tissues of organism, tissues of an organism is known as histology। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अच्छा ये तीसरे नंबर पर हुआ। चौथे नंबर पर हमारे पास ब्रांच है फिजियोलॉजी। नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजी? अच्छा, इसमें हम फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस आर्गन का फंक्शन क्या है या कौन सा आर्गन क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ है तो ये होल्डिंग का काम करते हैं, ये किसी चीज को होल्ड करता है। हमारे पैर हैं तो हम इससे चलते हैं। हमारी मुंह है तो इससे हम बातें करते हैं, खाना खाते हैं, दांतों के जरिए चबाते हैं, जुबान के जरिए हम बात करते हैं, आंखों के जरिए हम देखते हैं, स्टमक के जरिए फूड डाइजेस्ट होता है, हार्ट बीट करता है। तो ये सब काम जो है, तो ये अलग अलग आज़ा की ड्यूटी है। तो इस वजह से इस फिजियोलॉजी में भी हम यही स्टडी करते हैं कि किस आर्गन का क्या काम है। तो इसकी डिफिनेशन किस तरह लिखेंगे? इसकी डिफिनेशन होगी कि द स्टडी ऑफ फंक्शन of different parts of body, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के काम को हम स्टडी करते हैं कि किस हिस्से का क्या काम है, किस हिस्से की क्या ड्यूटी है, कौन सा हिस्सा कौन सी ड्यूटी सर अंजाम देता है। इसके बाद आते हैं हम पांचवें नंबर पे, जो हमारे पास है सब ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम देख ले स्टूडेंट्स, जरा गौर कर ले कि यहाँ पे हमारे पास है वर्ड एम्ब्रियो। सीधा सा हम बंदे के जहन में इसकी डिफिनीशन आता है कि लॉजी तो आपको वहां से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ कि लॉजी बायोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ लाइफ, मॉर्फोलॉजी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, द स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी, इस तरह हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी, फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन स्टडी करना। तो इस तरह लॉजी तो हमारे पास आपके जहन में होना चाहिए कि ये स्टडी को कहते हैं। लेकिन जहां पे एम्ब्रियो का नाम आता है तो सीधा बंदे का ध्यान एम्ब्रियो पे चला जाता है कि हाँ, तो इसमें हम एम्ब्रियो स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो किस तरह स्टडी करेंगे कि कहाँ से स्पर्म आया, कहाँ से एग सिक्रीट हुई, कहाँ से उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, कहाँ से वो फिर यूट्रस में इम्प्लांट हुई, कहाँ से वो सेल डिवाइड हुए, क्या हुआ आगे जो है, फिर उसमें फीटस का ग्रोथ किस तरह हुआ, प्लेसेंटा किस तरह बना, प्लेसेंटा के जरिए फूड किस तरह, ये सब कुछ जो है ये एम्ब्रियो में आता है। तो इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। डेफिनेशन सीधा सा है, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी बस द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया कि स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के ग्रोथ वगैरह सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सब इसी एम्ब्रियो में आता है। तो ये द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो मतलब इन सारे चीजों के स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, टेक्सोनोमी, व्हाट इज टेक्सोनोमी? 6 नंबर पे हमारे पास है टेक्सोनोमी। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का। इसमें हम क्या करते हैं? हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ज़रा मैं आपको आसानी से समझाऊं कि आप अगर देख लेना तो गोट्स जो है गोट्स, या आप देख ले भेड़ को देख ले, तो इसकी कैटेगरी में आप परिंदों को डाल सकते हैं? कभी नहीं डाल सकते। तो इस वजह से आप ये समझ ले कि ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई कि ये एनिमल्स हैं, ये जो है ये हमारे पास जो बर्ड्स हैं, इसके अलावा ये हमारे पास मैमल्स है, ये हमारे पास ये है, ये है, ये सब कुछ हमारी जो ये डिवीजन हुई, ये इस क्लासिफिकेशन की मदद से हुई, इस टेक्सोनॉमी की मदद से हुई कि ये जानवर या ये ऑर्गेनिज्म इस जुमरे में आता है, ये इंसेक्ट्स के जुमरे में आता है, ये एनिमल्स के जुमरे में आता है, ये परिंदों के जुमरे में आता है, ये फिशेस के जुमरे में आते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये हेल्प हमें टेक्सोनॉमी ने दी, ये हेल्प टेक्सोनॉमी ने हमें दी। तो इसे हम इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे कि द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इसकी क्लासिफिकेशन हुई। अब इसकी साइंटिफिक नेमिंग हुई। अगर हम प्लांट्स को देख ले फॉर एग्जांपल, तो प्लांट्स में हम अगर देख लेना ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, तो ये साइंटिफिक नेम इस टेक्सोनॉमी ने इस प्लांट को दी। अच्छा, इसके अलावा हम अगर फ्रॉग को देख ले तो इसकी साइंटिफिक नेम है राना टिग्रेना। तो ये राना टिग्रेना नाम जो है ये इसे इस टेक्सोनॉमी ने दी। तो अब हम इसकी स्टडी किस तरह करें, इसकी डिफिनेशन किस तरह लिखेंगे कि द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग is known as taxonomy। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 7th नंबर पे सोशियो बायोलॉजी। नाउ दिस इज एज द नेम इंडिकेट, सोशियो बायोलॉजी मतलब सोशियो मीन सोशल। सोशियो बायोलॉजी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी आदत, जिनका बिहेवियर सोशल हो, तो उसे हम सोशियो, और उसको स्टडी करने, उसके स्टडी करने को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, आप जरा देख ले कि जिस तरह मैंने लिखा है सोशल बिहेवियर ऑफ एन एनिमल, तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन भी इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख ले एंड्स को, तो वो एक कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं, उनका भी एक बॉस होता है, उनके हुक्म, उस बॉस के हुक्म पे वो चलते हैं, वो काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक जो आप देख ले बी फ्लाइज, जो बीज है हमारे पास, सॉरी जो बीज है, आप अगर उसे देख लें तो वो भी एक चत्ते में रहते हैं। तो उनका एक क्वीन होता है, एक ड्रोन होता है, और उनके क्वीन उस चत्ते को कंट्रोल करता है और उसके हुक्म पे वो सब काम करते हैं। तो ये बिहेवियर क्या है, ये बिहेवियर भी सोशल है, जस्ट लाइक ह्यूमन। आप देख ले तो वो एक घर में रहते हैं, घर का एक सरबराह होता है, तो उसके हुक्म पे वो चलते हैं, वो सारे काम इकट्ठे करते हैं, तो एक सोशल बिहेवियर है। तो इसकी डिफिनेशन हम किस तरह कर लेंगे कि द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल। यू नो दैट व्हाट इज सेल, द स्टडी ऑफ सेल। So you know that what is cell. This is the main point, and this is known as cell biology.
दैट वी नो व्हाट इज सेल, ताकि हम जान लें कि सेल क्या है। तो इस स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। मतलब द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। अब ये आगे हम फिर जाके सेल को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट सेल बायोलॉजी की डिफिनीशन है, ब्रांच है, तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनलीज एंड देयर ऑर्गेनलीज। नाउ इसके बाद हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी हम उस स्टडी को कहते हैं जो चीजें पास्ट में, पहले जमाने में गुजर चुकी हो और उसके निशानात को हम देख लें, उसके निशानात हमें मिल ले और उसको हम स्टडी कर लें, तो उसे हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, यानी फॉसल्स जिसे हम कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फॉसल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ the study of fossils of past organism, the study of fossils of past organism is known as paleontology. Now we come toward immunology. This is I think this is number 8, this is 9, and this is number 10. Immunology. Now what is immunology? Immunology, as the name indicate that what is immunology, the study of immune system. इम्यून मीन, जहाँ पे इम्यून का लफ्ज आता है तो हमारे जहन में आता है डिफेंस सिस्टम। द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नोन एज इम्यून सिस्टम, एंड द स्टडी ऑफ दिस इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। वो सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमारे वजूद में बनाया है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, डिजीजेस, इसके खिलाफ जो लड़ता है और हमें उस डिजीज से बचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। एंड द स्टडी ऑफ दिस इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ immune system is known as immunology. Now we come toward branch number 11. Branch number 11, entomology. Now what is entomology? Ento mean insects, and entom mean insects, and logy mean study, the study of insects. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हशरात की स्टडी करते हैं। हशरात मीन हमारे पास जो चिविंटिया है, जो मक्खियाँ है, जो मच्छर है, इन चीज़ों की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों की स्टडी जिसमें हम करते हैं, तो उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स is known as entomology. The study of insects is known as entomology. Now we come toward the most important branch of biology, which is genetics. Now what is genetics? Anybody know about genetics? Kindly create an idea in your brain, or make a sketch about genetics, and I explain further. But now just I define that what is genetics. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल ये है कि जब एक बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि इसकी आंखें दादा की तरह है, दिस इज जेनेटिक्स। या इसका चेहरा भाप पे गया हुआ है, दिस इज जेनेटिक्स।
या ये चच्चा की तरह चलता है। दिस इज जेनेटिक्स, कि ये एक जीन्स वहां से आया हुआ है और यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। ये एक जीन्स यानी दादा से आया हुआ है, बाप में वो रिसेसिव रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने वो डोमिनेंट है, वही आदत यहाँ पे शो हुई है कि इसकी आंखें इस तरह है, कान इस तरह है, बाल इस तरह है, चलना इस तरह है, बात इस तरह है, आदत इस तरह है। तो दिस इज जेनेटिक्स। तो इस जीन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जो जीन्स वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो उसी ट्रांसमिशन को, उसके तरीकेकार को, इन सब चीजों को जिस जो जीन से रिलेटेड है, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो सिंपल सा हम इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे कि द स्टडी ऑफ जीन्स, द स्टडी ऑफ जीन्स is known as या is called genetics। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं 13 नंबर की तरफ, ब्रांच नंबर 13, बायोटेक्नोलॉजी। अब एक ही ब्रांच दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ब्रांच दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बायोटेक्नोलॉजी भी अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी की क्या काम है? बायोटेक्नोलॉजी का काम ये है कि ये ऑर्गेनिज्म को, ये आपको समझाता है कि ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए किस तरह इस्तेमाल होते हैं, या इससे हम, इन ऑर्गेनिज्म से हम फायदा किस तरह हासिल करते हैं, या इनसे हम फायदा किस तरह लेते हैं। तो इस स्टडी को, जिसमें हम सीखते हैं कि हम किस तरह फायदा लेंगे, अपने लिए यूजफुल साबित करेंगे, या हम उस ऑर्गेनिज्म को अपने लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह कर लेंगे कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। ऑर्गेनिजम्स इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नाउ वी कम टुवर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, विच इज ब्रांच नंबर 14। अच्छा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशन विद एनवायरमेंट। आप अगर देख लेना, तो बाज ऑर्गेनिजम्स है जो कि बर्फ में रहते हैं, बाज ऑर्गेनिजम्स है जो कि हॉट एरिया में रहते हैं, बाज ऑर्गेनिजम्स है जो कि पानी में रहते हैं, बाज ऑर्गेनिजम्स है जो कि इस सॉइल पे, इस लैंड पे रहते हैं, खुश्की में रहते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स, इनकी माहौल के साथ एक अलग अलग रिलेशनशिप है, और इसी रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे कि इसकी रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट के साथ कौन सा रिलेशन है। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ organism and their relation with environment। अच्छा, now we come toward branch number 15, which is pharmacology। What is pharmacology? You know, pharma mean drugs, and logy, as we discussed earlier, that this is study. So the study of drugs. Now the study of drugs
अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कौन से ड्रग्स ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से ड्रग्स ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस है, और किस जगह पे कौन सा ड्रग इस्तेमाल करना चाहिए और किस जगह पे कौन सा ड्रग अवॉइड करना चाहिए। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। सिंपल सा हम यहां पे लिख लेंगे कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स। डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स, और इसके साथ अगर हम मजीद थोड़ा सा मिला लेना तो डेफिनेशन भी मजेदार बन जाएगा कि द स्टडी ऑफ ड्रग effect on human body and their effect on human body is known as pharmacology. The study of drugs and their effect on human body is known as pharmacology. अच्छा, ये तो हमारे पास सब ब्रांचेस हुए। कल इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। अब जो मैंने आपको पहले कहा था कि जॉब्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज, जॉब्स एसएसटी जॉब और अदर एग्जाम्स एमसीक्यूज, एसएसटी जॉब और अदर एग्जाम एमसीक्यूज। अब इसमें हम किस तरह निकालेंगे? क्योंकि हमारा लेक्चर कंसेप्चुअल होगा, इसमें हम एमसीक्यूज निकालेंगे ताकि आगे हमारे लिए जॉब, हमारे लिए टेस्ट में हेल्पफुल साबित हो। तो अब हमें इस तरह एमसीक्यूज आता है कि द स्टडी ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अगर फिर हमें कहे कि डैश इज द स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो फिर भी हमें पता होगा कि मॉर्फोलॉजी है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा हमारे पास एनाटॉमी में एक बनता है एमसीक्यूज के द स्टडी ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। फिर हमारे पास हिस्टोलॉजी में होगा कि द स्टडी ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आसान से एमसीक्यूज है, लेकिन हम एक बार इसे स्टडी कर ले। अगर हमें आखिर तक हम स्टडी कर ले फिर भी हमें समझना है तो हम फिर बैक जा सकते हैं, फिर दोबारा सिरे से स्टडी कर सकते हैं। अगर इंशाल्लाह एक दफ़ा में आपको ये समझ आ जाएगा, ना हो तो दूसरी दफ़ा आप स्टडी कर ले, इंशाल्लाह कंप्लीट आप समझ जाएंगे। द स्टडी, इसके अलावा द स्टडी ऑफ डैश ऑफ द बॉडी, ये भी बन सकता है ना। तो द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। इस तरह एम्ब्रियोलॉजी में इसके साथ उन्होंने ABC के ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको ये क्लियर हो तो फिर आपको वहां पे मार्क करना आसान होगा। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, तो द स्टडी ऑफ डैश इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। आसान सा है। इसके अलावा इस डेफिनेशन टेक्सोनोमी में हमारे पास डेफिनेशन बनता है कि द स्टडी ऑफ डैश and dash of an organism is known as taxonomy. The study of dash and dash of an organism is known as taxonomy. तो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग, और एक ही कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ डैश एंड साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो इसमें सिंपल सा ही क्लासिफिकेशन आता है, या वो सिर्फ जस्ट साइंटिफिक नेमिंग को भी मिस कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी वो ब्लैंक बना सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी।
तो सोशियो बायोलॉजी यहाँ पे एमसीक्यूज बनता है कि द स्टडी ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। इस तरह द स्टडी ऑफ डैश सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डैश। तो ये एमसीक्यूज बन गया। तो द स्टडी ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, पेलियोंटोलॉजी, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एमसीक्यूज बन गया कि द स्टडी ऑफ डैश ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पेलियोंटोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पेलियोंटोलॉजी। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी में हमारे पास एमसीक्यूज बनता है कि द स्टडी ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। नाउ हमारे पास एंटोमोलॉजी है, तो इसमें एमसीक्यूज बनता है कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट और द स्टडी ऑफ डैश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंटोमोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंटोमोलॉजी। ये देख ले, आसान से है, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। जो आइडिया आपका मैं क्लियर करता हूँ, फिर आप खुद ही आप स्टडी करके जहां पे भी जिस पैराग्राफ को भी आप स्टडी करते हैं वहां पे आप खुद ही एमसीक्यू निकालेंगे। इस तरह है जेनेटिक्स, तो स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द डैश ऑफ ह्यूमन, for the dash of human, or the study of dash used for the benefit of human। तो इसमें 2-3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन विद एनवायरनमेंट। अच्छा, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशन विद डैश, सॉरी विद डैश एनवायरनमेंट। The study of organism and their relation with dash, so with their relation with environment is known as environmental biology। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग। बस यहाँ पे वो एमसीक्यूज बना सकते हैं कि द स्टडी ऑफ डैश एंड देयर डैश ऑन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फार्माकोलॉजी। और वो इस तरह भी कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन डैश इज नोन एज फार्माकोलॉजी। तो ये छोटी छोटी बातें है जो हमारे वहां पे हेल्पफुल साबित होंगी अगर हम थोड़ा सा ये स्टडी कर लें। होप के आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल तक मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।